हेलो 10th क्लास। जैसा कि आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम चल रहे हैं और 27 जून को आपका इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है, तो मैं उसके लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स बता रही हूँ और मैं समझा रही हूँ, तो आपको ध्यान से समझना है क्योंकि एग्ज़ाम में आपके सेंटेंस चेंज हो सकते हैं। तो यदि सेंटेंस चेंज हो जाए तो आप उसको आसानी से कर सकें, तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स रटना नहीं है बल्कि समझना है। क्वेश्चन आपका इसी तरह से आता है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स एनी 5 लिखा हुआ आता है। आमतौर पे आपके 7 दिए रहते हैं, 7 में से आपको 5 सॉल्व करने रहते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको तरीका भी बताऊंगी कि आपको किस तरीके से लिखना है या आप कौन सी गलती ना करें कि आपके नंबर इसमें पूरे के पूरे मिले और नंबर ना कटें, क्योंकि बच्चे कई बार गड़बड़ कर जाते हैं तो नंबर कट जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। पहला सेंटेंस है, ही डैश टू स्कूल डेली। गो, गोइंग और गोस 3 शब्द दिए हुए हैं, तो हमें सेंटेंस में टेंस पहचानने की कोशिश करना है। जब इसकी 3 फॉर्म दी हुई हैं, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ईएस, तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ईएस आता है। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे? इसको हम पहचानेंगे डेली से, डेली या फिर आपका एवरी डे, यूजुअली, इस तरह के जो शब्द आते हैं ऑफन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं। तो यदि सेंटेंस में इस तरह के कुछ शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। तो आपको ध्यान करना है, यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब में एस या ईएस आएगा, और सब्जेक्ट बहुवचन है तो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आईएनजी तो यहाँ आना ही नहीं है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है। एक चीज, इज आर एम बाज बार हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, या फिर पैसिव वॉइस सेंटेंस होता तो बाय करके यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। तो आपका अभी आएगा गोस। नेक्स्ट है आपका, नम्रता इज गोइंग अ न्यू मोबाइल फोन। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसमें बाय, टू बाय और बोट, एक सेंटेंस में जब भी 2 वर्ब आती हैं तो दोनों एक ही रूप में नहीं आती। दूसरी जो भी वर्ब होगी वो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या आईएनजी फॉर्म होती है। तो यहाँ पे मेन वर्ब स्वयं पहले ही आईएनजी में आ गई है, तो अभी आपकी आएगी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ आएगा आपका टू बाय। नम्रता इज गोइंग टू बाय अ न्यू मोबाइल फोन। आपको मैंने जो नियम बताया वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, व्हेन दे रीड द बस स्टैंड द बस हैड ऑलरेडी लीव, लेफ्ट और लिविंग। फिर से आपको टेंस पहचानना है। व्हेन से जुड़ा हुआ सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये यहाँ पे हैड हेल्पिंग वर्ब दी है दूसरे सेंटेंस में, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसमें आएगा लेफ्ट। रुचि बाज वेरी टायर्ड सो सी बाज, पास्ट टेंस आ रहा है, तो यहाँ पे आपको गो आना नहीं है, गोन आएगा नहीं। गोन थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे कोई भी परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो हैज, हैव, हैड, इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे यहाँ पे हैड दिया हुआ था तो हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म भरी, तो यहाँ पे आएगी आपकी सेकंड फॉर्म वेंट, क्योंकि यहाँ पे ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है। नेक्स्ट है आपका, आई हैव बीन इंग्लिश सिंस 1987। यहाँ पे हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन, हैव बीन, इस तरह से बीन करके हेल्पिंग वर्ब आती है। उसमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म देखा जाए तो हमेशा आईएनजी वाली ही आती है। आप इस तरह से भी ध्यान रखें, ये सिंस या फॉर का यूज होता है तो उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जब भी बनने को आती है तो आईएनजी वाली आती है। और कई बार ये हेल्पिंग वर्ब नहीं दी रहती, सिर्फ वर्ब की एक फॉर्म दी है और उसमें लिखा हुआ आता है कि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी। तो बच्चे क्या करते हैं, अकेली वर्ब की आईएनजी फॉर्म भर देते, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है,
सिंस या फॉर का यूज हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब लिखी है और ये कहा गया कि उसका करेक्ट फॉर्म भरे, तो आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब में आईएनजी भरनी है। अगर आपका प्रेजेंट टेंस बताना चाहते हैं तो हैज बीन एक वचन के साथ में और हैव बीन बहुवचन के साथ में हम लिखा करते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो आपका आएगा टीचिंग। गायत्री स्विम इन द रिवर व्हेन शी वाज यंग। यहाँ पे हैबिट व्यक्त की जा रही है, यानी आदत बताई जा रही है। गायत्री स्विम इन द रिवर, गायत्री तैरती थी। व्हेन शी वाज यंग, जब वह युवा थी। तो यूज्ड टू, पास्ट की हैबिट को व्यक्त करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। तो यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये सेंटेंस दो तरीके से पूछा जाता है। जब सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू लिखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पे आपका यूज्ड टू आएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और यदि सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम फिर यूज्ड टू लिखा होता तो यहाँ पे वर्ब में आईएनजी होती। तो अभी आपका सेंटेंस है यूज्ड टू, करेक्ट आंसर। ही इज एमएलए। आपके आर्टिकल्स में से पूछा जा रहा है, जब भी शॉर्ट फॉर्म आएगा तो पहला अक्षर जो भी है आप उसको हिंदी में इस तरह से लिख करके देख लें। एम, आगे के अक्षरों से हमें मतलब ही नहीं, ये स्वर है ए अपना। जब भी शॉर्ट फॉर्म स्वर से प्रारंभ होता है तो हमें शॉर्ट फॉर्म के लिए यहाँ पे एन का यूज करना रहता है। ए नहीं आएगा, ही इज एन एमएलए। तो ये आपके जो 7 सेंटेंस थे ये यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आगे मैं और बता रही हूँ, इसी में पहले आपके 10 सेंटेंस आया करते थे। आगे हम देखेंगे थोड़े से आपके अलग तरीके के फिल इन द ब्लैंक्स जो डिटर्मिनर्स, मॉडल्स, इन सभी में से आते हैं। पिछले सालों के पेपर में से काफ़ी आता है। तो ये जो मैं आपको समझा रही हूँ ये 2020 का एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन है। पहला सेंटेंस, सी स्टडीड हार्ड। अब इनमें से 1-2 सेंटेंस ही आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के, आपको ये बहुत अच्छे से समझना है। सी स्टडीड हार्ड फेल। अब यहाँ पे 3 दी एंड, बट और सो। तो आपको ध्यान से सबको रख करके मीनिंग निकालना है। जब भी विपरीत अर्थ दिया होता है तो हम बट का प्रयोग करते हैं। जब एक समान मीनिंग निकलता है तो एंड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अभी आएगा बट। सी स्टडीड हार्ड बट फेल, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल हो गई। एवरी गर्ल अटेंड द क्लास नंदिनी, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। अब यहाँ पे दोनों सेंटेंस का उच्चारण सेम है, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। ऐसे शब्द होमोफोन्स कहलाते हैं जिनका उच्चारण लगभग समान होता है लेकिन मीनिंग या अर्थ अलग होता है। तो एक्सेप्ट यानी होता है स्वीकार करना और एक्सेप्ट यानी के अलावा। तो एवरी गर्ल अटेंड द क्लास एक्सेप्ट नंदिनी। नंदिनी को छोड़कर या नंदिनी के अलावा सभी लड़कियों ने क्लास अटेंड की। तो ये मीनिंग यहाँ पे स्वीकार करना नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट शब्द आ रहा है। तो ये आपका ये आएगा। इस तरह के एग्जाम में कम ही पूछे जाते हैं। अगला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉग्स सेल्डम बाइट। सेंटेंस के शुरू में जब भी मेन वर्ब भरने को आएगी तो आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा हमेशा वर्ब में आईएनजी वाली वर्ब ही हम भरते हैं। 90% वर्ब यहाँ पे आईएनजी वाली आती है। यदि आपके बाई चांस ऑप्शन में आईएनजी वाली वर्ब नहीं दी है तो टू वाली वर्ब दी होगी, यानी टू के साथ में, तो फिर हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरते हैं। लेकिन आईएनजी दिया है तो आपको आईएनजी वाली ही शुरुआत में भरना होती है। नेक्स्ट है आपका डैश आई कम इन मैडम। तो यहाँ पे मे आएगा, मॉडल्स का प्रयोग हो रहा है। मे आई कम इन, हम आज्ञा लेने के लिए मे का प्रयोग करते हैं और आमतौर पे इस तरह के क्वेश्चन इस तरह के सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन रूप में ही होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए था, नहीं छपा है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका द बॉक्स इज वेरी लाइट आई लिफ्ट इट। फिर से आपका क्षमता के लिए कैन और कुड का प्रयोग पूछा जा रहा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है इसलिए कैन,
और यदि यहाँ पे बाज हो जाता तो हम भरते कुड। तो यहाँ पे आपका अभी आएगा कैन। द बॉक्स इज वेरी लाइट, आई कैन लिफ्ट इट। एबिलिटी के लिए कैन का यूज किया जाता है, क्षमता के लिए हम क्या काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हमको पता होता है। तो अगर ऐसा कोई काम है हम में वो क्षमता है तो हम कैन या कुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका शी हैज बीन रीडिंग एन इंग्लिश नॉवेल। अब यहाँ पे हैज बीन शब्द आ गया, ऊपर मैंने आपको सिंस का यूज वाला सेंटेंस बताया था। तो यहाँ पे आप भरना है आपको सिंस या फॉर। तो यहाँ पे संख्या आ गई है 2 आवर्स। जब भी बीती हुई अवधि दी होगी, कितने घंटे, कितने का जवाब मिलेगा तो फॉर का प्रयोग। और कब का जवाब मिलेगा, निश्चित समय होता है तो हम कब पूछते हैं, और कितने पूछते हैं तो फॉर का प्रयोग होता है। तो कितने घंटे, 2 आवर्स यानी 2 घंटे। तो यहाँ पे अभी आपका आना है फॉर। ही इज सिटिंग सीता एंड श्याम। एंड करके 2 नाउन जब लिखी हो तो हमेशा हमें बिटवीन का प्रयोग करना रहता है। बिटवीन यानी 2 के बीच की बात होती है, और जब यहाँ पे ज्यादा लोग होते हैं तो अमोंग आता है। तो आप ये ध्यान रखें, एंड से 2 नाम जुड़े दिखेंगे आपको, कोई भी 2 नाउन जुड़ी दिखेंगी तो आप उस खाली स्थान में बिटवीन भरेंगे। अगला है आपका, फिर से आपको आर्टिकल भरना है। ही गेव मी 1 रूपी नोट। तो यहाँ पे खाली स्थान के बाद जो शब्द आता है उसका उच्चारण आपको ध्यान से करना है। भले ही ओ से वोवेल से प्रारंभ हो रहा है लेकिन इसका उच्चारण होता है वा। तो ये है 1। मैंने आपको पिछले उसमें ही बताया था कि आपको लिख करके देख लेना है। तो ये वा 1 का हमारा व्यंजन होता है। तो ऐसे में आपका ए शब्द आएगा, एन नहीं आएगा, और दा का यूज यहाँ पे होना नहीं है। दा का यूज निश्चित चीज के लिए होता है। हिज फादर इज MP। फिर से हम लिखेंगे पहला अक्षर क्या शॉर्ट फॉर्म में एम। तो अब इसमें आएगा आपका एन। कभी भी 2 आर्टिकल एक साथ पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन ये 2019 का पेपर है, पूछा है। आई हैव 2 पेन्स माई पॉकेट। इन और ऑन, तो यहाँ पे प्रपोजिशन पूछे जा रहे हैं। इन का मतलब में और ऑन का मतलब किसी चीज के ऊपर। जैसे इसके ऊपर ये पेज रखा हुआ है, तो जब कोई चीज टच करते हुए किसी को ऊपर रखी होती है तो हम ऑन का यूज करते हैं। कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है तो हम इन का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव 2 पेन्स, यहाँ पे आएगा आपका इन माई पॉकेट। मेरी जेब में 2 पेन हैं। मैं शब्द के लिए यहाँ पे इन आएगा। ऑन का मतलब होता है पर। आगे है आपका सी राइट्स पेन विथ बाय और इन। जब हम किसी उपकरण से काम लेते हैं तो विथ का यूज किया जाता है, और जब कोई काम जीवित व्यक्ति के द्वारा करा जाता है, सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है, तो हम बाय का यूज करते। और इनका प्रयोग होता है यदि यहाँ पे इंक शब्द दिया होता तो इंक के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अभी आपका आएगा सी राइट्स विथ पेन, वह पेन से लिखता है। साधन के लिए विथ का प्रयोग। रवि ऑलवेज टू स्कूल। ऑलवेज शब्द प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होता है। अभी पिछले उसमें मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब में एस या ईएस आएगा, तो ये आपका आंसर गोस होगा। और अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि सेंटेंस के शुरू में जब भी मेन वर्ब भरने को अगर आएगी तो हमेशा हमेशा हमें आईएनजी फॉर्म ही भरनी है। 2 ही फॉर्म दी हुई है इसमें, तो हम भरेंगे यहाँ पे आईएनजी फॉर्म, यानी स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। आगे है आपका आई डोंट हैव मनी, सम और एनी। सेंटेंस यदि निगेटिव है या इंटेरोगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य तो उसमें एनी का प्रयोग होता है। और जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होता है, अफर्मेटिव होता है, तो हम सम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अभी आपका आएगा एनी। यदि यहाँ पे डोंट नहीं होता तो हम सम का प्रयोग करते। आई हैव सम मनी अगर डोंट छोड़ दें तो, लेकिन डोंट लगा है तो आई डोंट हैव एनी मनी। और यदि क्वेश्चन बन जाए इसका कि डू यू हैव, तो भी एनी मनी। आगे हैं आपके फिर से मॉडल्स और उनके ऊपर। पहला दिया हुआ यू लिफ्ट दिस बॉक्स।
क्या आप इस बॉक्स को उठा सकते हो? तो मे का प्रयोग होता है संभावना के लिए। आपको ये ध्यान रखना है, दो चीजें कैन और मे। मे का पहला प्रयोग संभावना के लिए, दूसरा हम आज्ञा मांगते हैं किसी चीज के लिए, परमिशन मांगते हैं उसके लिए, और तीसरा मे का प्रयोग होता है किसी को आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामना देने के लिए। कैन का प्रयोग होता है क्षमता व्यक्त करने के लिए, एबिलिटी। तो यहाँ पे आएगा कैन। क्या आप बॉक्स उठा सकते हैं, क्षमता वाली बात है, इसलिए कैन। ही प्रोमिस्ड द मनी टू रिटर्न और रिटर्निंग। तो यहाँ पे आपको प्रोमिस वर्ब ध्यान रखनी है। प्रोमिस वर्ब के साथ में हमेशा टू वाली वर्ब ही आती है, तो टू रिटर्न आएगा। नेक्स्ट है शी डिड नॉट हर ड्यूटी। शी डिड नॉट, डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है, तो यहाँ पे आएगा अब आपका डू। शी डिड नॉट डू हर ड्यूटी, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसलिए यहाँ पे आएगा अब आपका डू। रोहित अ पेन यस्टरडे। यस्टरडे से समझ में आ रहा है सेंटेंस पास्ट टेंस का है, तो बाय नहीं आएगा। बाय की वैसे भी ये स्पेलिंग जो यहाँ बात की जा रही है उसके लिए बी बाय नहीं आता है, बी यू बाय आता है। तो पहली बात तो ये कि ये वाला बाय सही नहीं बैठ रहा, और ये वाला बाय होता भी तो हमें नहीं भरना था, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो आपका आंसर है करेक्ट बोट। आई एम बिजी, आई कांट टॉक टू यू, सो बिकॉज। मैं बिजी हूं इसलिए, आई कांट टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। यदि यहाँ पे कारण इस चीज में दिया होता इस सेंटेंस में, तो हम यहाँ पे भरते बिकॉज। कारण पहले दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पे सो भर रहे हैं। द बॉय इज सिंगिंग इन माई फ्रेंड। हु और whom। इस तरह के सेंटेंस जब आते हैं तो ये आपका रिलेटिव क्लॉज का उदाहरण है, हु, whom, whose। तो यहाँ पे आपका आएगा हु, जो कि। द बॉय हु इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड। हु इज सिंगिंग ये आपका दूसरा सेंटेंस है, द बॉय इज माई फ्रेंड ये पहला सेंटेंस है। तो इस तरह से जोड़ करके हु का प्रयोग आएगा। हुम का प्रयोग जब आता है जब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रूप आता है। शी इज फॉन्ड ऑफ सॉन्ग्स। फॉन्ड ऑफ वर्ब आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ बोला आपको प्रॉमिस के साथ में हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है, उसी तरह से आप फॉन्ड ऑफ वर्ब को ध्यान रखें और एक माइंड वर्ब को ध्यान रखें। इनके साथ में जब भी वर्ब भरी जाएगी तो हमेशा आईएनजी वाली वर्ब आएगी, तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर सिंगिंग। तो ये आपके 2019 के पेपर के सॉल्यूशन थे। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। मैं अब आपको बता रही हूँ कि आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है और क्या गलती नहीं करनी। आप सेक्शन सी हल कर रहे हैं तो अपनी एग्जाम कॉपी में सेक्शन सी डालेंगे, और आपका जो भी क्वेश्चन नंबर है, तो जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालें, हम डायरेक्ट आंसर नंबर डाल सकते हैं। अब आपका मैं जो पेपर आपको बता रही हूँ उसमें आंसर नंबर 7A डाला हुआ है, तो बच्चे यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं कि ए और बी क्वेश्चन हमको साथ में हल करने देते हैं। तो 7A का आंसर है तो हम 7A डालेंगे। और दूसरी बात ये कि ऑब्जेक्टिव हैं तो हमें सिर्फ कोष्टक में से हम क्या चुनाव कर रहे हैं उन शब्दों को लिखना है। यहाँ पे आपको सेंटेंस नहीं उतारना है। पहले वाले का हमारा आंसर ए है, फिर एन, फिर इन। दूसरी चीज जो गलती बच्चे कर जाते कि ये मैंने लिखा 1 2 3, अब यहाँ पे मैंने 4 नंबर नहीं डाला है, आप देख रहे हैं मैंने डाला है 5। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर का, सी राइट्स विथ पेन, मैंने ये छोड़ दिया है। यदि ये क्लियर नहीं है आपको तो आप चौथे नंबर को छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे उसको आप चौथा नंबर नहीं डाल देंगे। 5वां नंबर है। पेपर में जो भी नंबर आ रहा है हमको इस बात को ध्यान रखना है, नंबर हम उसी को डालेंगे यहाँ पर।
ये बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं कि यहाँ पे आपका 4 नंबर है, इसको आप छोड़ रहे हैं और आप इसको 4 नंबर यहाँ डाल दे रहे हैं। आपकी कॉपी में भले ही 4 नंबर है, लेकिन एग्जाम पेपर में आपका क्या है, ये 5 नंबर है। फिर मैंने जैसे छठवा छोड़ा है, मुझे मान लो नहीं आ रहा है, तो 7वां नंबर करा है, तो यहाँ पे हमें 7 नंबर ही डालना है। और हमें बहुत अच्छे से ये देख लेना है चुनाव करके कि 5 जो हमें सबसे ज्यादा सही लगे हम उनके आंसर लिखने की कोशिश करें, और जो जिनमें हमें डाउट है तो बाकी के 2 हम छोड़ दें। एक बात और क्लियर कर दूं मैं, कई बार बच्चों को नहीं मालूम होता कि इनमें से क्या सही है और क्या भरना है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको यदि नहीं आ रहा है कि इसका आंसर ये है कि ये है कि ये है, तो आप चलते समय इसको खाली छोड़ करके ना आए, बल्कि अंदाजे से कुछ ना कुछ दोनों में से कोई भी जो आपको सही लगे। नहीं लग रहा है तो भी आपकी मर्जी है, आप किसी में पहला भरें, किसी में दूसरा भरें, किसी न किसी आधार पे उस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करें, कॉपी को खाली ना छोड़ें। दूसरी बात, मैं एक और बात आपको कहना चाहूंगी कि जब आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, यदि आपका याद किया हुआ क्वेश्चन आंसर नहीं फंस रहा है, नहीं आया हुआ है, तो उसमें भी आप कॉपी खाली ना छोड़ें, बल्कि उसी पाठ का आपको जो भी आंसर याद है कम से कम उस क्वेश्चन को लिख करके आ जाएं। कॉपी भरना बहुत जरूरी होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये मैंने आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स बताए, कल उनमें से फंसेगा, पेपर में आएगा और आपका पेपर अच्छा जाए, ये मेरी शुभकामना है। बेस्ट ऑफ लक।